गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में एक वो दौर था जब माफियाओं का दबदबा हुआ करता था। रात के 8 बजे निकलने में भी डर लगता था, क्योंकि कब आपका कत्ल हो जाए, कब आपके साथ लूट हो जाए, ये कोई नहीं जानता था। पिछली सरकारों की ओर से दावे भले ही धुआंधार किए जाते थे, लेकिन दावों में दम नहीं था। मगर फिर 2017 के बाद यूपी में योगी सरकार आई, जिसके बाद से ही विकास की बहार आई। युवाओं को रोजगार मिला, अपराधियों का द एंड होने लगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि पिछली सरकारों में ऐसा क्यों नहीं था। यूपी की जनता ने वो दौर भी देखा है जब सैफई में सरकारी खजाने से सत्ता की धुन पर फिल्मी सितारों को नचाया जाता था, प्रदेश की जनता का पैसा उड़ाया जाता था। लेकिन आज यूपी में विकास होता है, इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाता है, रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है, उद्यमियों का महाकुंभ देखने को मिलता है। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का धमाकेदार तरीके से आगाज हो चुका है। उपराष्ट्रपति ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अब सवाल यह कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 से क्या होगा, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा इससे। ट्रेड शो के अंदर लाखों लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ट्रेड शो से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आप सुन लीजिए। एमएसएमई यूनिट के लिए जो भी यूनिट यूपी के अंदर है, उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगों ने मात्र रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगर किसी भी आपदा का शिकार वह यूनिट होती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम उन्हें राज्य शासन की तरफ से उन्हें बीमा के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। प्रदेश के अंदर फ्लैटेड फैक्ट्री का मामला हो या निजी क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की कार्रवाई, ये तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की सफलता के साथ ही आज देश के अंदर सर्वाधिक जीआई टैग यूपी के पास 75 जीआई टैग यूपी के पास मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यूपी के प्रत्येक प्रोडक्ट को जो उत्तर प्रदेश के अंदर था लेकिन प्रोत्साहन के भाव में दम तोड़ रहा था, आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, जो प्रोडक्शन यूपी का है, उन सबको भी शोकेस करने का एक अवसर या इंटरनेशनल ट्रेड शो उपलब्ध करा रहा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को कोविड-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा, लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है, ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा, क्योंकि ये यूपी के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वे 40 लाख जो भी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, हम लोगों ने यूपी में एंटर करते ही उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी, और स्किल मैपिंग कराने के अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे। ये वो दौर था जब यूपी में विकास दूर दूर तक नहीं होता था, बस सियासतदान अपनी जेब भरने का काम करते थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर मौजूदा सरकार की है, जहां पर विकास की बात भी हो रही है। सरकार के पास नीति और नीयत दोनों है। 5 दिन तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में दुनिया यूपी के कारीगरों का हुनर देखेगी। इस बार ट्रेड शो में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, जो पहले संस्करण से ज्यादा है। अब तक 70 देशों के 350 से ज्यादा क्रेताओं ने प्रतिभाग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। लोगों को क्यूआर कोड से एंट्री और मोबाइल ऐप से जानकारी की सुविधा भी है।
यूपी आईटीएस में 2500 स्टॉल्स और प्रदर्शनियों को शामिल किया गया है। अब तक 72 देशों के 350 से अधिक क्रेताओं, कंपनियों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने प्रतिभाग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आयोजन में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद भी है, जो कि पहले संस्करण से भी ज्यादा है। बहरहाल आज विकास की बात भी होगी। विकास होता भी है, अपराध भी कंट्रोल में है, माफिया जेल में है और जो लोग अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझते हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होता है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल आज मौजूद रहेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज की बड़ी बहस में किन सवालों की चर्चा की जाएगी। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल यह होगा कि विकास की बहार विपक्ष को क्यों नागवार। दरअसल सरकार जब जब विकास का दावा करती है तो विपक्षी नेता दावों को झुटलाते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले गुंडा राज क्यों था, यह एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि सरकार सिर्फ यूपी में बदली है। सिस्टम, पुलिसकर्मी तो वही हैं जो पहले थे। फिर चाहे यूपी में कानून का राज ही क्यों ना हो। आखिर यूपी में कानून का राज क्यों नहीं था पहले, यह भी सवाल है। तीसरा सवाल होगा कि 2017 से पहले यूपी विकास से दूर क्यों था। चौथा सवाल यह कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बनाया था। तो आज की बड़ी बहस के बड़े सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, सवाल दागेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं हमारे रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह जी के पास चलना चाहूंगा। अजीत जी, लगातार विकास को लेकर या फिर कहें कि यूपी में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकता है, इसको लेकर सरकार का फोकस है और हाल ही में जो एक लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके माध्यम से हम समझ भी रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर फोकस योगी सरकार का है। तो कैसे आप सरकार की इस नीति और नीयत को देख पा रहे हैं अजीत जी? देखिए, बिल्कुल पराग, किसी को आगे ले जाने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो आपकी नीति होती है। और नीति अगर आपकी अच्छी है और नीयति आपकी अच्छी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। योगी सरकार जब से बनी है 2017 से लेकर अब तक कई बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। 40 लाख करोड़ का निवेश सेरेमनी हो चुकी है। 40 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ चुका है। आप नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक, आप बनारस से लेकर बांदा तक, आप अगर आप देखें एक्सप्रेस वे का जाल देखें, डिफेंस कॉरिडोर देखें, वो चाहे अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर की बात हो या फिर बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। जो मैंने बात कही पराग की, नीति के साथ नियति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में, दुनिया छोड़िए, देश के ही बड़े कारोबारी उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहते थे 2017 से पहले, वजह क्या थी? वजह ये थी कि जैसे ही कोई बड़ा व्यापारी आता था और जमीन खरीदता था कि हम यहाँ फला उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कारोबार करेंगे, तो उससे पहले ही उससे फिरौती मांग ली जाती थी। वो कोई भी इलाका उत्तर प्रदेश का, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, बलिया से लेकर बांदा तक, अपराधी फौरन हावी हो जाते थे और कहते थे नहीं नहीं, यहाँ अगर फैक्ट्री लगेगी तो आपको हमको गुंडा टैक्स देना होगा। व्यापारी पहले ही भाग जाता था, उसको लगता था कि अभी हमने फैक्ट्री खोली नहीं, सिर्फ जमीन की बात चली है तो हमें गुंडा टैक्स देना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2017 में, तो सबसे पहली जो उन्होंने नीति अपनी लागू की, वो जो जिसको लेकर विपक्ष हमेशा हाय तौबा करता है, सवाल खड़े करता है, वो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, यानी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस। कि अपराध जो करेगा वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुलेआम कई मंचों से पराग ये कहा कि हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। हमने ये तय कर दिया है कौन अपराधी यहाँ रहेगा और कौन यमराज के पास जाएगा। तो एक जो पॉलिसी उन्होंने बनाई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, यही पुलिस, जो आपने अभी जब डिबेट की स्टार्टिंग की तो आपने कहा कि सिस्टम वही है, पुलिस वही है, अफसर वही है, तो चीजें कैसे बदली? क्योंकि जो राजा होता है, जो नेता होता है, जो मुखिया होता है, वो बनाता है अपनी नीति और नीति में शामिल करता है अपनी नियति को, अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को। और योगी आदित्यनाथ ने भी वही किया। एक के बाद एक बड़े से बड़े अपराधी मारे गए, पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर हुआ और एक दौर आया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी थानों में गले में तख्ती डालकर, प्लेट डालकर कि साहब हम सरेंडर करने आए, अब हम कोई अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, हाथ ऊपर करके थाने में पहुंचने लगे। और लोग ये कहने लगे साहब यहाँ जेल से नहीं बेल से डर लगता है, अगर बेल पर अपराधी बाहर रहेगा तो पुलिस की गोली का शिकार होगा, वो अपराध नहीं कर पाएगा।
या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर वो जेल के अंदर सरेंडर कर दे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा। आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में, इंडिया मार्ट एक्सपो में बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि एक प्रदेश की जीडीपी होती है, एक देश की जीडीपी होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी के सीएम, उन्होंने यूपी के सभी जिलों की जीडीपी तय की। वो जीडीपी कैसे तय होगी? उसके लिए आपको नीति अच्छी बनानी पड़ेगी, अच्छे अफसर रखने पड़ेंगे, उसके लिए साफ नियत रखनी पड़ेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यही था जो एमएसएमई डिपार्टमेंट, जिसे कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था 2017 के पहले। इसके जब मंत्री बनाए गए सिद्धार्थ नाथ सिंह, अभी राकेश सचान है, तो इसमें एक बड़ा काम हुआ। अलीगढ़ का ताला, अगर एक उदाहरण पर दे तो अलीगढ़ का ताला लोग जानते हैं तो अलीगढ़ में बनता है, लेकिन अलीगढ़ का ताला पूरी दुनिया में ब्रांड बनेगा, पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। ये वो सेंट्रलाइज किया गया कि ताला कहां बनेगा, अलीगढ़ में बनेगा। जितने लोगों को ताला बनाना है वो अलीगढ़ में फैक्ट्री लगाएं। कन्नौज का इत्र पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। इत्र कहां बनेगा? कन्नौज में, उसको डियो टैग कराया गया। बनारस की साड़ी, हाथरस का हींग, मुरादाबाद का पीतल, हर जिले का जो एक जिला एक उत्पाद जो योजना चलाई गई, उस योजना ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को यहां से जमीन से आसमान पर ले गई और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, बिजनेस भी बढ़ा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बढ़ा। तो देखिए, जो मैंने बात कही कि अगर आप अच्छी नियति से काम करते हैं, अच्छी नीति बना के काम करते हैं, तो सब कुछ संभव होता है। और योगी आदित्यनाथ ने, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने ये करके दिखाया। हाँ, विपक्ष जरूर इस पर सवाल खड़ा करता है, सपा के मुखिया भी सवाल खड़ा करते हैं। हर सरकार अपने अपने समय की अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बखान करती है, लेकिन जब आंकड़ों पर आप जाएंगे, जब जमीन पर जाएंगे, धरातल पर जाएंगे पराग, तब आपको वो दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने, उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस, सबसे बड़ी समस्या मेडिकल कॉलेजेस की थी, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, हर जिले में अस्पताल खोले गए। कोविड में आपने देखा किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। तो देखिए, अब जो ग्रेटर नोएडा का मार्ट लगा हुआ है, पूरी दुनिया के व्यापारी आए हैं, उत्तर प्रदेश के कारीगरों का हुनर देखेंगे। यहाँ भी शिल्प ग्राम में जब उत्तर प्रदेश दिवस होता है 25 जनवरी को, तो लखनऊ के भी अवध शिल्प ग्राम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें दुनिया भर के कारीगर आते हैं, उत्तर प्रदेश के कारीगर आते हैं, कश्मीर के कहवा से लेकर पश्मीना से लेकर सब कुछ यहाँ पर आता है। तो बात वही जो मैंने आपसे कही कि देखिए, जब आपकी नीति अच्छी होगी, आपकी नियति साफ होगी, आपके पास रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर होंगे, जो आप कहिए उसको इम्प्लीमेंट करें, ग्राउंड जीरो तक जाएं, तो आपकी नीति कामयाब होगी। और आप इसके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि आपके लिए स्वच्छ माहौल लाना होगा, और उसके लिए क्राइम और करप्शन दोनों पर लगाम लगानी होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी सरकार ने क्राइम और करप्शन पर लगाम लगाई है। कोई चीज 100% खत्म नहीं होती, उसमें समय लगता है। देश को आजाद हुए इतना समय हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी नहीं बदली हैं, तो समय के साथ सब कुछ बदलता है पराग। ठीक है सर, आप बने रहे अजीत जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ गए हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। पहले बीजेपी से प्रवक्ता देशबंधु दीक्षित हमारे साथ हैं। देशबंधु जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र सागर हैं। राजेंद्र सागर जी, आपका स्वागत है। आर्थिक विश्लेषक प्रमोद राय हमारे साथ हैं। प्रमोद राय जी, आपका स्वागत है। मैं देशबंधु जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार इन्वेस्टमेंट को लेकर फोकस आपकी सरकार कर रही है, लेकिन कई सारे सवाल विपक्ष के आज भी हैं सरकार की नीति और नीयत को लेकर। आपका रिएक्शन पहला चाहूंगा इस मुद्दे पर आज। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, और आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में यहाँ उपस्थित सभी पैनलिस्टों को नमस्कार करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। देखिए, आज 25 सितंबर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को प्रणाम करते हुए आज की बात शुरू करता हूं, और उन्हीं को अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति के विकास की पराकाष्ठा को ही मानकर भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करती है। अभी देखिए, कोई राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की कमान संभाली है, तो सबसे पहले इससे बड़ा मुद्दा था कि यहाँ पर जो रोजी रोजगार से ज्यादा जरूरी था जीवन के जान माल की रक्षा होना। कोई यहाँ इसलिए नहीं आता था, आपने देखा होगा तमाम माफिया गुंडे लोगों को ये पोषित करती हुई, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो। लेकिन उनका क्या हक हुआ? आदमी उनके गुर्गे एक तरफ से वसूली करने, और कोई भी बड़ा उद्योगपति हो या जो है रोजी रोजगार करने वाला यहाँ डरता था, क्योंकि आदमी के जान माल की कोई सुविधा नहीं। चाचा भतीजा उनके गुर्गे जो है एक तरफ से वसूली करने निकल दौड़ते थे, और पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था। यहाँ तक कि शाम होते होते आप भी जानते थे महिलाएं भी नहीं निकलती थी।
तो रोजी रोजगार तो दूर दीजिए, यहाँ जीवन प्रत्याशा ही असंभव थी। लेकिन जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो सबसे पहले भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। हाँ, बुलडोजर बाबा के नाम से उनको संज्ञा भी दी गई, विशेषण भी दिया गया, लेकिन इस बात से बहुत गर्वान्वित होना चाहिए कि कोई भी सभ्य समाज का आदमी उनके बुलडोजर बाबा के इस किंग कर्तव्य कार्य को देखकर खुशी महसूस करता है, क्योंकि जो गुंडे माफिया है आज वो जेल में है या उत्तर प्रदेश से छोड़ के जा चुके हैं या यमराज के पास पहुंच चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में 5 साल में जब ये माहौल बदला, उसके बाद आपने देखा विपक्षी पार्टियां बार बार रोजी रोजगार की बात उठाती। मेरी जिम्मेदारी है, आपके एडिटर साहब ने जो बोला तो आप दीजिए जवाब, आप जवाब दीजिए, लेकिन ये मत बताइए मैं सवाल पहले किससे पूछूंगा। आप जवाब दीजिए और मेरे सवाल का उत्तर भी दीजिए, है तो, नहीं है तो बताइए। मैं दूंगा, सबसे आखिरी हाँ, तो दीजिए सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि सबसे आखिरी में आया है वो। मुझे तय करना मैं किसका जवाब कैसे देना चाहता हूँ। आप मुझे केवल समय देने का काम कीजिए और रोके और तो कितना समय दूंगा सर आपको? आधे घंटे का समय आप ही को दूं क्या पूरा? बाकी लोग भी है ना। सवाल के जवाब पर, मुद्दे पर आइए, कुतर्क मत करिए, समय खराब मत करिए प्लीज। आपको तकलीफ है, जवाब है या नहीं है? सवाल का जवाब है या नहीं है आपके पास? ये आप 5वीं बार बोल रहे हैं, मुझे बोलने देंगे? चलिए जवाब बोलने देंगे तो आप शांत हो जाइए। आपके एडिटर साहब ने कहा कि नीति नियत तय है और अधिकारी सुन रहे हैं, लेकिन भारतीय लीजिए आवाज ही चली गई। कह रहे हैं अधिकारी निरंकुश हो गए, कोई नहीं सुन रहा योगी सरकार की। ये मैं तो नहीं कह रहा, न समाजवादी पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद वर्तमान जो प्रत्याशी थे संजीव बालियान जी, जो केंद्रीय मंत्री भी थे, वो कह रहे हैं। तो हमें अब उस बात पे कुछ कहना नहीं कि अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। बिहार की बॉर्डर से लगा हुआ बनारस मंडल के अंतर्गत आने वाला एक थाना, जिसपे एक बड़ा पुलिस अधिकारी जब उस थाने पे जाता है, तफ्तीश करता है, समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने सदन में कहा यह भ्रष्टाचार है, लेकिन जब वो अधिकारी पहुंचता है लगभग 24 महीने बाद, तो वहां जाके देखता पूरा थाना ही भ्रष्ट था। पूरे थाना ही अवैध शराब का सप्लायर बन गया था बिहार के लिए। पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ता है। तो ये जीरो टॉलरेंस पुलिस के लिए होता है, जो बढ़िया तरीके से दारू सप्लाई का काम कर रही है सरकार के माध्यम से। तीसरी बात, गोरखपुर के अंदर एक व्यापारी व्यापार करने जाता है, होटल के अंदर ठहरता है, पुलिस उसके अंदर होटल में दबिश देती है, व्यापारी से पैसा लूट लेती है। चुनाव आचार संहिता के अंदर एक व्यापारी अपना व्यापार के संबंध में पैसा लेकर के जा रहा होता है, एक पुलिस अधिकारी रहती है, महिला पुलिस अधिकारी रहती है। वो व्यापारी जब पैसा वापस मांगता है तो क्या धमकी दी जाती है, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, चुपचाप भाग जाओ। तो ये जीरो टॉलरेंस लगातार दिख रहा है। और कुलदीप सेंगर के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री के से मिलने के बाद किस तरीके से उनका बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस था कि कितना जीरो टॉलरेंस है, और बाद में किस तरीके से उसको सजा हुई। एक लाइन आपने ट्रेड शो को लेकर नहीं बोली, क्योंकि आप आयोजित नहीं करवा पाए थे अपनी सरकार में। सवाल दिक्कत आपको, आप विकास पर बात नहीं कर पाते। सरकार में कार्रवाई हुई है, ठीक है। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजीत। तो इसी सरकार ने कार्रवाई की है। अजीत जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ एस भारती से पराग एस भारती जी से मैं यही कह रहा हूँ कि कुलदीप सेंगर पर इसी सरकार ने कार्रवाई की है। बीजेपी विधायक को इसी सरकार में जेल हुई है, इसी सरकार में जांच हुई है, इसी सरकार में सीबीआई हुआ है और आज तक वो जेल में है। इसी सरकार ने कार्रवाई की है। दिक्कत यही है ना सर, यश जी, दिक्कत यही है। गोरखपुर के इंसेफेलाइटिस पर आप बात नहीं करेंगे, गोरखपुर के इंसेफेलाइटिस पर आप बात नहीं करेंगे, आप ट्रेड शो पर बात नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टर समिट पर बात नहीं करेंगे। आप एक उंगली उठाएंगे तो बाकी उंगली आपके ऊपर भी उठेंगी सर। आप नेताओं का नाम देंगे तो आपके नेताओं का नाम भी आएगा फिर। खैर, मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, राजेंद्र सागर जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले नवीन दुबे जी, मैं एक एनालिसिस आपसे चाह रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा रुकिए अश्विन, थोड़ा सा रुकिए सर, अभी और भी लोग हैं अभी पैनल पर, और भी लोग हैं मेरे साथ। नवीन दुबे जी, क्या आपका एनालिसिस कह रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर यूपी में, आर्थिक तरक्की को लेकर यूपी में? नवीन जी। नहीं, बिल्कुल पराग जी, देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश पिछले लंबे समय से, या यूं कहिए आजादी के बाद से, बहुत पिछड़ा प्रदेश रहा है, खासकर औद्योगिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, स्वीकार करना पड़ेगा। और इस तरीके की पहल कोई भी सरकार करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। उनका अभी हम आज की तारीख में 2% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आपने इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया, दूसरी बार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओटीओपी की हम बात कर रहे हैं, ओडीओपी के अंदर योजनाएं बहुत बढ़िया आप लाए हैं, लेकिन
आप यथार्थ के धरातल पर अगर जाके देखें तो वो ओडीओपी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी आज की तारीख में कामयाब नहीं हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र आता है जो हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है, बुंदेलखंड का बड़ा एरिया।